हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, दोस्तों जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इनको आप तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ आप जवाब भी देंगे। आपको पता लग पाएगा कितने क्वेश्चनों के आप जवाब दे पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है आपको। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा दोस्तों कैसे उत्पन्न होती है आपको बताना है। नाभिक के विखंडन के द्वारा या नाभिक के संलयन के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा या फिर आयनन के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। कभी क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि सर्वाधिक गैस कौन सी वाली पाई जाती है सूर्य में, तो वो दोस्तों आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन। उसके बाद आपकी हीलियम होती है, उसके बाद दोस्तों अन्य गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप। जल की ऊंचाई से गिरने पर दोस्तों ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके। बढ़ेगा, न कि घटेगा, न बढ़ेगा या फिर घट जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, जब ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। आपको बताना है। टेलीस्कोप का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, दूरदर्शी होता है जो दूर की वस्तुओं को देखने के कार्य में आता है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए दो प्रकार के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला वाला आपका थोड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है। दूसरा आपका थोड़ा छोटा होता है। तो इस प्रकार से आपका होता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड ने किया, न्यूटन ने किया, जॉनसन ने किया या गैलीलियो ने। ये दोस्तों गैलीली ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने आपको पता होगा परमाणु मॉडल दिया था दोस्तों। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ये किससे आपका संबंधित है आपको बताना है। समकोण त्रिभुज का नियम या प्लवन का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा प्लवन का नियम। प्लवन मतलब दोस्तों एक बल होता है, उत्प्लावन बल जिसे बोलते हैं, जो दोस्तों किसी भी वस्तु पे यदि आप मान लीजिए कोई वस्तु को नीचे को डालेंगे, जब आप द्रव में दोस्तों किसी वस्तु को नीचे को दबाते हैं तो उसको ऊपर की ओर एक ऊर्ध्वाधर बल कार्य करता है। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल ही दोस्तों आपका प्लवन बल कहलाता है। और इसी दोस्तों प्लवन का नियम दोस्तों इन्होंने दिया था। वो आपका आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लड़की झूले में बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। अब देखिए दोस्तों, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। आपको बताना है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों खड़े होने पर। या आपका अपरिवर्तित रहेगा या अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आवर्तकाल के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। मान लीजिए इस प्रकार से कोई यहाँ पर बैठा है कोई व्यक्ति नीचे, तो ये आपका दोस्तों एक लंबाई होती है। तो इसमें आप रिलेशन देखेंगे तो आपका टी बराबर होता है 2π√L/g। अब आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यदि आपका L का मान कम हो जाएगा तो आपका टी घटेगा और यदि आपका बढ़ेगा L तो वहाँ पर टी का मान बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तो उसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप लंबाई मापेंगे, लेकिन जब यही व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसका गुरुत्व केंद्र दोस्तों ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाने के कारण दोस्तों अब लंबाई कम हो जाएगी। तो लंबाई के कम होने के कारण क्या हो जाएगा, आवर्तकाल आपका घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और इससे क्या होगा, दोलन अब पहले की तुलना में दोस्तों ज़्यादा तेज़ी के साथ में होने लगेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया छोटी दिखाई देगी। अब छाया आपने देखा होगा दोस्तों, आप जब आप दिन की ही बात करें तो आप जब दोपहर की ओर जाते हैं दोस्तों तो आपकी छाया छोटी होती जाती है, क्योंकि सूर्य जो है हमारे ऊर्ध्वाधर आने लगता है। तो वो कंडीशन आपकी होती है। अब यहाँ पर देखिए, आपका 2 मार्च होगा या 21 जून होगा या 12 अप्रैल होगा या 18 मार्च होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 21 जून। क्यों दोस्तों, क्योंकि 21 जून को क्या होता है दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इस दिन क्या होता है, सूर्य दोस्तों कर्क रेखा पर यहाँ पर आता है, लगभग वहाँ से गुजरता है। तो इसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणें ज़्यादा तेज़ी के साथ में खड़ी हमारे ऊपर पड़ती हैं, उससे हमें छाया छोटी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मृग तृष्णा या फिर आप मरीचिका भी कह सकते हैं, मरीचिका लिख के भी आता है। तो मरीचिका वो है दोस्तों जो आपका भ्रम होता है, दिग्भ्रम जो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर होता नहीं वास्तव में, लेकिन आपको दिखाई देता है, तो भ्रमित आप हो जाते हैं। तो इसे ही आप बोलते हैं मृग तृष्णा। अब यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों आपके यहाँ पर किसका कारण होता है, अपवर्तन का या विसरण का या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का या फिर परावर्तन का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है दोस्तों, देखिए
ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने अपवर्तन आपने पढ़ा था, आपको बताया गया था, इसमें क्या होता है जब दो माध्यम होते हैं, मान लीजिए आपका एक माध्यम N1 है, एक माध्यम आपका N2 है। अब इसमें देखिए जब मान लीजिए यहाँ पर से आप कोई सोर्स लें, वो आपने लिया, तो इससे आप किरण डालेंगे दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर देखिए अभिलंब आप देखें डालें तो आपका अपवर्तित होगा। माध्यम पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका पहला माध्यम दोस्तों, कंडीशन होती है कि जो आपका आपतित माध्यम होगा वो आपका सघन होना चाहिए, मतलब आपका N2 आपका सघन होगा और ये आपका विरल होगा। मान लीजिए आपका एक कांच है तो दूसरा आपका वायु होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका यहाँ पर आप डालेंगे तो आपका इस तरह से किरण जाएगी, फिर आप डालते हैं थोड़ा सा एंगल बदल के, तो आपका थोड़ा इस प्रकार से जाएगी दोस्तों, फिर आप बदलते हैं तो यहाँ पर आपकी इधर को आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप तब तक डालते रहेंगे जब तक आपका इसी माध्यम में प्रकाश की किरण वापस ना आ जाए, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात आपका यहाँ पर देखिए दो माध्यम आपके हैं, लेकिन माध्यम में दोस्तों उसी माध्यम में प्रकाश की किरण का लौट आना, वही आपका दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, आपका पहला माध्यम सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम आपका विरल होना चाहिए, तभी आपकी इसी माध्यम में आ पाएगी। और एक कंडीशन और होती है दोस्तों, इसका मान हमेशा क्या होता है, आपतित किरण का मान दोस्तों हमेशा क्या होता है, अपवर्तित किरण का मान 90 डिग्री से ऊपर होगा, अर्थात एक क्रांतिक कोण से ऊपर होगा। आपको पता होगा दोस्तों, यदि आप एक यहाँ पर देखें, मान लीजिए यहाँ से आपने किरण डाली, तो ये दोस्तों आपकी देखिए यहाँ आती है, और यहाँ पर आप अभिलंब डालेंगे तो आपका देखिए दोस्तों अपवर्तन कोण क्या है, 90 डिग्री से ऊपर यहाँ पर दिखाई देता है आपको। यदि आपका 90 डिग्री होता तो वो आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना, यदि आपका दोस्तों आपतित किरण 90 डिग्री पर अपवर्तित हो जाती है तो वो आपका दोस्तों क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण के लिए आप R बराबर कह सकते हैं 90 डिग्री। तो कभी क्वेश्चन ये भी आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, कहाँ पर अधिक समय लगेगा, आपको कंडीशन यहाँ पर दी है, शिमला में या समुद्र की गहराई में या समुद्र तट पर या फिर माउंट एवरेस्ट में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादा समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर आपका वायुदाब कम होता है, और वायुदाब के कम होने से दोस्तों आपका क्वथनांक घट जाएगा, और क्वथनांक के घटने से दोस्तों चावल पकाने में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित की। दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बम का आपको पहले सिद्धांत पता होना चाहिए। ये दोस्तों नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करता है। जैसा कि आपने सूर्य को देखा दोस्तों, तो बिल्कुल वैसे ही दोस्तों ये भी नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर दोस्तों रिएक्शन करता है, कार्य करता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एडवर्ड टेलर ने बनाया, या वर्नर वॉन ब्रॉन ने बनाया, या फिर जे रॉबर्ट ने बनाया, या फिर आपका सैमुअल कोहेन ने बनाया। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवर्ड टेलर ने बनाया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और ये आपको बता दिया गया नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। वैसे ही दोस्तों यदि आपका परमाणु बम आएगा तो वो दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, मतलब उसमें नाभिकों का विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। बार बार क्वेश्चन आता, अभी हाल ही में भी पूछा गया था कि चुंबकीय सुई कौन सी वाली दिशा में हमेशा रुकती है। तो ये आपके यहाँ पर देखिए दोस्तों, आकाश की ओर या पूर्व की ओर या उत्तर की ओर या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों हमेशा ही उत्तर की ओर यहाँ पर मुड़ती है, रुकती है। तो आप कहेंगे नॉर्थ में दोस्तों रुकेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। सुग्राही नहीं होने का मतलब दोस्तों, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी उस बिंदु पर कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं देगी वहाँ से, तो वो आपका सुग्राही नहीं होना। अब यहाँ पर देखिए अंध बिंदु कहलाएगा, दूर बिंदु कहलाएगा, पीत बिंदु कहलाएगा, निकट बिंदु कहलाएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अंध बिंदु कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव ह्यूमन बॉडी में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा अर्थ में, पृथ्वी में उत्पन्न होता है, वैसे हमारे शरीर में भी दोस्तों यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दो अंग आपको बताने हैं जिनमें से अवश्य ही आपका अनिवार्य है निकलना। ये मांसपेशियाँ होंगी और हृदय होगा, या फिर नेत्र और द्रुक तंत्रिका होगी, या फिर हाथ और पैर होंगे, या हृदय और मस्तिष्क होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा हृदय का कार्य क्या है दोस्तों, धड़कता रहता है लगातार, तो इससे निकलती रहती है। और वैसे ही दोस्तों आपका मस्तिष्क में भी दोस्तों सेरिब्रम में लगातार मैग्नेटिक क्षेत्र दोस्तों रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों हमने बताया था लेंस और उनकी फॉर्मुलों में, मिट्टी का या कांच का या जल का या प्लास्टिक का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लेंस बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, आपका परावर्तन अपवर्तन होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका मिट्टी जो है यहाँ पर इनमें से नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई भी नाव डूब जाएगी
यदि वो अब पानी हटाती है अपने। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका प्लवन का नियम जो आपने अभी पढ़ा था दोस्तों आर्किमिडीज का, उसी के अकॉर्डिंग आपका होता है कि कोई भी वस्तु पानी में कब तैरती है, जब वो अपने बराबर भार को दोस्तों पानी हटाए या फिर अपने पृष्ठ के द्वारा जितना भी घेरा गया है उतने भाग के पानी को हटाए। अब यहाँ पर देखिए इनमें से आपका कौन सा वाला नहीं होगा। कब डूबेगी दोस्तों नाव, जब पृष्ठ भाग के बराबर जल हटाएगी या भार के बराबर जल हटाएगी या फिर आयतन के बराबर जल हटाएगी या फिर घनत्व के बराबर जल हटाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका आयतन के बराबर जल हटाएगी तो वो डूब जाएगी। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और यही दोस्तों आपका प्लवन का नियम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन नवीकरण ऊर्जा है। नवीकरण का मतलब दोस्तों जिनको हम दोबारा से नवीनकृत कर सकते हैं और दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। तो इनमें से आपका दोस्तों सौर ऊर्जा होगा या पेट्रोल होगा, कोयला होगा, प्राकृतिक गैस होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है नवीकरण, सौर ऊर्जा, जो हम दोस्तों बार बार बना सकते हैं। लेकिन पेट्रोल आपका कोयला है, प्राकृतिक गैस है दोस्तों, ये सब क्या है अनवीकरण हैं, इनको आप दोबारा से नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का चालक दोस्तों आपको अच्छा वाला बताना है, इनमें से कौन सा है। बेंजीन होगा, पानी होगा, ईथर होगा, पारा होगा। इनमें दोस्तों आपका पारा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। आपको पता भी होगा दोस्तों थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पारा दोस्तों तापमान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है और तापमान कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में भी रहता है दोस्तों। तो यही दो रीज़न होते हैं, पारे का इस्तेमाल आप करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा क्वथनांक भी दोस्तों बहुत ज़्यादा तापमान पर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापीय इंजन दोस्तों यहाँ पर देखिए जो निम्न ताप पे कार्य करने वाले होते हैं, ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अतिचालकता विषयक अनुसंधान में होता है, या तो क्षार मुक्त प्रशीत यंत्रों में होता है, या पनडुब्बी नोदन में होता है, या रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। इसका प्रयोग दोस्तों रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। जब भी दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी भी पिंड को आपको मान लीजिए आपको रडारों को या फिर आपको रॉकेट को दोस्तों ऊपर डालना है तो उसमें आपको फ्यूल भरना पड़ता है, ईंधन भरना पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ पर ईंधन भरने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऐसा इंजन चाहिए जो दोस्तों आपका गैस को ज़्यादा द्रवीकृत करे, और ज़्यादा द्रवीकृत करने से क्या होगा, उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा आप भर पाएंगे उसमें। तो उसके लिए आपको निम्न तापीय इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग के बारे में आपको बताया था, निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया आपको बताना है, माइकलसन ने या न्यूटन ने या गैलीलियो ने या रोमर ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रोमर ने सर्वप्रथम प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और देखिए गैलीलियो ने आपको बता दिया दोस्तों दूरदर्शी की खोज की थी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का लॉ दिया था दोस्तों, और माइकलसन ने दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका व्यतिकरण मापी होता है, इंटरफेरोमीटर होता है दोस्तों, उसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्थायी चुंबक बनाते हैं। स्थायी चुंबक दोस्तों जो आपका स्थायी रूप से हमेशा के लिए चुंबकीय व्यवहार करता है, तो वो काहे से बनाया जाता है आपको बताना है, इस्पात के माध्यम से या नर्म लोहे से या तांबे से या फिर ये सभी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा इस्पात से दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। इस्पात का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर स्थायी चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। पहले आपने एक नियम पढ़ा होगा दोस्तों, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A। मान लीजिए आपका कोई भी यहाँ पर आपने लिया दोस्तों, कोई यहाँ पर आकृति ली, इस प्रकार की वस्तु ली, तो इसमें आपका जो A होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और लंबाई L होगी दोस्तों। तो इनमें आपका जो प्रतिरोध का संबंध होता है दोस्तों वो आपका R डायरेक्टली होता है L/A। कहने का मतलब है लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा, एरिया भी जितना कम होगा दोस्तों उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही आपका निकलता है दोस्तों R बराबर कर देंगे आप, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट आता है दोस्तों ρ L/A। तो इसी रो को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, ये आपका प्रतिरोधकता कहलाता है दोस्तों, अर्थात रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो इसका आपको मात्रक पूछा गया है, तो यहाँ से आप निकालेंगे रो बराबर क्या होगा दोस्तों आपका R × A हो गया बट्टे आपका L दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एरिया का मात्रक आपको पता होगा मीटर स्क्वायर होता है, और रेजिस्टेंस का भी पता होगा दोस्तों आपको, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। तो ओम × मीटर का स्क्वायर बट्टे लंबाई का मात्रक दोस्तों आपका मीटर होता है, तो मीटर। तो आप काटेंगे तो आपका ओम × मीटर आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला दिखता है, ओम × मीटर आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे क्योंकि इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए किसी तार की लंबाई को आधा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर एरिया को दोगुना कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारे के सारे दोस्तों आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को बता देंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों
लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।